नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सोलो सॉल्यूशन परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जीव विज्ञान के बारे में। और गाइस, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे आप शीर्षक को तो देख ही चुके होंगे, हमारा जो शीर्षक है वो क्या है, कोशिका एवं कोशिका विज्ञान। इसको हम समझेंगे आज अच्छी तरीके से। इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीव विज्ञान को कवर करेंगे। जीव विज्ञान क्या है, कब खोज हुई, क्या क्या चीजें इसमें हुई, उसको देखते हुए फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जीवधारियों के वर्गीकरण की कि किस प्रकार से उनका वर्गीकरण हुआ। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कोशिका विज्ञान की। कोशिका विज्ञान में हम कोशिका के पार्ट को भी देखेंगे, डीएनए आरएनए को भी देखेंगे और उसमें होने वाले जो विभाजन है उनको भी देखेंगे। तो इन सभी चीजों को हम आज आगे अच्छे से इनको कवर करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान जो शब्द है, तो वो या बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है हमारे पास बायो, एक होता है हमारे पास लोगस। ठीक है, तो बायो और लोगस, तो स्टार्टिंग का जो वर्ड आ गया, बायो जो वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है जीवन या लाइफ। और जो लोगस है इसका मतलब होता है अध्ययन। मतलब जीव विज्ञान हम किसे कहेंगे, तो जीव विज्ञान हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं या जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है हमारे पास, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो जीव विज्ञान है या बायोलॉजी शब्द है, ये किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है या इनका अर्थ क्या है। तो ये चीजें आप समझते हुए आगे बढ़िए। आगे हम देखते हैं अपना अगला। देखिए, जीव विज्ञान जो है ये जीवधारियों का अध्ययन है, इतना आप समझ चुके हैं। ठीक है, बायो और लोगस दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरिनसन ने किया था। कब किया था, 1801 में किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बनता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क और ट्रेविनसन ने किया था। कब किया था, 1801 में किया था। आगे हम देखते हैं एरिस्टोटल के बारे में, अरस्तु के बारे में कि अरस्तु ने क्या किया था। तो अरस्तु को हम बोलते हैं कि ये जीव जगत या जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान इनके क्या है, जनक है। तो इनको हम इसलिए इनके जनक बोलते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यहां पर पौधों एवं जंतुओं को विभाजित करने का प्रयास किया था, उनको एक एक समूह में बांटने का प्रयास किया था। इसलिए हम बोलते हैं कि जो अरस्तु हैं वो क्या है, वो जीव विज्ञान के जनक हैं। और जंतुओं को भी उन्होंने कैटेगराइज करने का प्रयास किया था। तो यहां पर अगर क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो हम लिखेंगे जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। साथ ही साथ जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु हैं। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि पादप विज्ञान के जनक कौन है, इसको यहां पे लिखा नहीं है। तो पादप विज्ञान के जो जनक होंगे वो होंगे थियोफ्रेस्टस। अगर यहां पे स्थान ना हो तो आप समझ जाना, ये इस प्रकार से थियोफ्रेस्टस क्या है, हमारे पास पादप विज्ञान के जनक है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि पादप विज्ञान के जनक हो गए थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु। या अगर हम बोले जीव विज्ञान बायोलॉजी के भी जनक कौन है, तो वो है अरस्तु। आगे देखते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो जीवधारियों को यहां पर तीन प्रकार से यहां पर विभाजित किया गया है सामान्यतः। तो सबसे पहले यहां पर जो जीवधारियों को विभाजित किया था वो किया था अरस्तु ने। उसके बाद कैरोलस लीनियस ने यहां पर विभाजित किया था और इसके बाद विटेकर ने यहां पर विभाजित किया, जिनको कि हम यहां पर मानते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया। तो अरस्तु ने सबसे पहले जो जीव है हमारे पास, इनको दो समूहों में विभाजित किया था। एक समूह था जंतु समूह, एनिमल ग्रुप। ठीक है, एक समूह हमारे पास क्या था, एनिमल ग्रुप, और एक हमारे पास क्या था, वनस्पति समूह, मतलब प्लांट ग्रुप। ध्यान रखेंगे, एनिमल ग्रुप और प्लांट ग्रुप दो भागों में इन्होंने विभाजित किया था। किसने, अरस्तु ने। संपूर्ण जीवों को, जितने भी जीव उसमें हैं और जितने उनको मिले, जिनको वो कैटेगराइज कर पाते उस समय, उतने जीवों को उन्होंने कैटेगराइज किया और दो समूह में विभाजित किया। पहला समूह जंतु समूह आया और दूसरा समूह यहां पर वनस्पति समूह आया। इसी के बाद फिर आया हमारे पास कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस जो थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी थी। पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। और इस सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने कुछ जीवों को या काफी जीवों को यहां पर जंतु
और वनस्पतियों को यहाँ पर विभाजित करने का प्रयास किया और विभाजित किया भी, काफी हद तक यहाँ पर विभाजित किया भी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जीवधारी या जो जीव जगत था, किंगडम्स थे, इनको दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया। पहला जो इनका किंगडम आया वो आया पादप जगत, और दूसरा जो किंगडम आया वो आया जंतु जगत। मतलब एक किंगडम हुआ इनका प्लांट किंगडम, और एक हम दूसरा जो किंगडम हुआ वो हुआ एनिमल किंगडम। देखिए, चूंकि यहां पर एक सेकेंड, क्योंकि यहां पर कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण का जो एक आधार रख दिया था, क्योंकि आगे जो आधुनिक हम यहाँ पर आधुनिक वर्गीकरण को पढ़ते हैं, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, यहाँ पर जीवों का टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं या मोस्ट ऑफ दी कैरोलस लीनियस से ही इंस्पायर्ड है। कैरोलस लीनियस की इस, देखिए, जैसे हम किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या लिखते हैं, किंगडम्स लिखते हैं। किंगडम्स किसके अंदर है भाई? भाई ये एनिमल किंगडम के अंतर्गत है या प्लांट एनिमल के किंगडम के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया था, एक प्लांट किंगडम को, एक एनिमल किंगडम को। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। दो भागों में यहां पर विभाजित किया था। देखिए, जो हम बोलते हैं कि आधुनिक, देखिए आधुनिक यहां पर दिख भी रहा होगा इस बॉक्स में, देखिए आधुनिक जो वर्गीकरण है उनके जो जनक हैं वो किसे बोला जाता है? कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो कौन है? कैरोलस लीनियस। या आधुनिक वर्गीकरण के जो जनक है वो है लीनियस। ध्यान रखेंगे, एक एक नंबर यहां से जोड़ते हुए आगे बढ़िए, जोड़ते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, सभी चीजों को। थोड़ा सा वीडियो लंबी भी होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हर एक एक की पॉइंट को हम समझते हुए आज आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है विटेकर। और विटेकर ने क्या किया? यहां पर जीव जगत को यहां पर पांच यहां पर किंगडमों में या समस्त जीवों को पांच भागों में यहां पर विभाजित कर दिया। ठीक है, इनकी जो क्लासिफिकेशन थी इसको हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली इनकी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? देखिए, इन्होंने क्या किया, जो पूरे के पूरे जीव थे, समस्त जो जीव थे, इनको 5 भागों में विभाजित कर दिया। पहला इन्होंने यहां पर पहला जो जगत बनाया वो बनाया मोनेरा। दूसरा जो इन्होंने बनाया वो बनाया प्रोटिस्टा। तीसरा जो बनाया वो बनाया पादप या प्लांटी। चौथा जो बनाया वो बनाया कवक या फंगी। और पांचवा जो बनाया वो बनाया जंतु या एनिमल। ठीक है, तो इनके अंतर्गत कौन कौन से जीवों को रखा गया था? तो यहां पर देखिए, जो मोनेरा थे, मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जो हमारे पास जीव होते हैं वो आ गए थे। आगे इनको देखेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को भी डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मोनेरा के अंतर्गत यहां पर कौन से आए? प्रोकैरियोटिक जीव आए, जिसमें कि बैक्टीरिया आ गए हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया आ गए, ऑर्किक बैक्टीरिया आ गए, या हमारे पास जो फ्लैजेलम या जिनपे तंतुमय जो हमारे पास जीवाणु होते हैं, ये भी मोनेरा के अंतर्गत आ गए। अगला इन्होंने दूसरा जो वर्ग यहां पर विभाजित किया वो किया प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आए? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आए अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास यूनिसेलुलर थे, एक कोशिकीय जीव थे, और जो हमारे पास जलीय जीव थे, एक्वेटिक जो हमारे पास जीव थे, उनको रखा। इसके साथ ही साथ यूकैरियोटिक जीवों, कुछ यूकैरियोटिक जीवों को भी इसमें रखा। ठीक है, और जो सामान्यतः प्रोटिस्टा में जो सामान्यतः इन्होंने जीवों को रखा था वो रखा था प्रोटोजोअन्स को। ठीक है, किसको रखा था? प्रोटोजोअन्स को रखा था। अब देखिए, यहां पर यूग्लिना एक ऐसा जीव होता है जिसको कि हम बोलते हैं कि जंतुओं एवं पादपों के बीच का ये जीव होता है, मतलब एनिमल और प्लांट के बीच का जीव होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जंतु एवं पादप के बीच का जो जीव है उस वो कौन है? तो वो कौन है? यूग्लिना। यूग्लिना को हम सॉरी यूग्लिना को हम क्यों बोलते हैं जंतुओं एवं पादपों के बीच का जीव? क्योंकि देखिए, जब जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जब सूर्य का प्रकाश है, जब सनलाइट है, तो ये क्या कर रहे हैं? अपना भोजन बना लेते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर लेते हैं। और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर ये क्या करते हैं? जीवों का भक्षण स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जीवों पर डिपेंड हो जाते हैं, जीवों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी उनके उसमें होगा। ठीक है, तो मतलब ये जब सूर्य का प्रकाश अवेलेबल है तो ये स्वपोषी हो जाते हैं और ऑटोट्रोपस हो जाते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश अवेलेबल नहीं है तो ये परपोषी हो जाते हैं, हेट्रोट्रोपस हो जाते हैं। तो इनको भी ध्यान रखेंगे यहां पर कि प्रोटिस्टा में या यूग्लिना जो है वो क्यों वो क्यों जीवों एवं मतलब जंतुओं एवं पादपों के बीच की कड़ी है। अब एक क्वेश्चन अब सजीवों से यहां से निकल गया कि सजीवों और निर्जीवों के बीच का भी क्वेश्चन आता है कि भाई, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सजीवों
सजीवों मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों और निर्जीव, है ना, सजीवों और निर्जीवों के बीच का जो जीव है वो कौन सा है, तो उसका नाम है वायरस। ठीक है, उसका नाम क्या है, वायरस। वायरस क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी होती है। सजीवों और निर्जीवों के बीच में पाए जाने वाला जो एक हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं वायरस। क्यों ये होता है सजीवों और निर्जीवों के बीच बीच पाया जाने वाला, देखिए, क्योंकि देखिए जब ये वायरस सजीवों की कोशिकाओं में होता है, मतलब अगर ये वायरस क्या है, सजीव कोशिकाओं में है, तो ये सजीवों जैसे लक्षण प्रदर्शित करेगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा, सजीवों जैसे क्रियाएं करेगा। और अगर यही वायरस किसी निर्जीव वस्तु पर है, सपोज दैट किसी टेबल पर है, ठीक है, वहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके कांटेक्ट में नहीं है, तो वहां पर जो वो ये लक्षण प्रदर्शित करेगा वो निर्जीवों वाले लक्षण प्रदर्शित करेगा। मतलब मान के चलिए वायरस क्या हो जाता है, एक अमर टाइप का प्राणी है जो कि अगर निर्जीव पर है तो मर गया और अगर सजीव पर है तो जिंदा हो गया। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आजकल कोविड-19 का भी वही असर हो रहा है। देखिए, फिर करते हैं हम यहां पर प्लांट के बारे में बात। ठीक है, प्लांट क्या, प्लांट इन्होंने तीसरा जो अपना ग्रुप बांटा था वो बांटा था प्लांट के रूप में। ठीक है, प्लांट जगत, पादप जगत। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास सभी रंगीन जो बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जो हमारे पास जीव होते हैं, या जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो जीव होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इन जो भी जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनको बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक मतलब उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, मतलब जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर रहे हैं, तो अपना भोजन का तो उन्होंने भक्षण किया, ठीक है, लेकिन एक होते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता, वो इन उत्पादकों पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स हैं वो क्या है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो किसी अन्य चीज पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो पादप में क्या होता है, सभी रंगीन ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, रंगीन मतलब जिनमें कलर होगा, जैसे ब्लू कलर हो गया, ये हरा जो पत्तियां हैं हरी होती हैं। ठीक है, तो कलर वाले जो भी हमारे पास कोशिकीय जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो आ जाएंगे प्लांट के अंतर्गत। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया इन प्लांटों में होगी और इनको हम बोलेंगे उत्पादक। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल कौन कौन से यहां पर, जैसे शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एल्गी हो गया हमारे पास, मॉस हो गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो हमारे पास जीव होंगे वो किस में आ जाएंगे, इस प्लांट वाले ग्रुप में आ जाएंगे। और भी आते हैं, फिलहाल आगे देखते हैं। अब हम अगली बात करते हैं यहां पर फंगी की, कि फंगी क्या होते हैं और कौन से जीव इसके अंतर्गत आते हैं। तो फंगी जो होते हैं सामान्यतः कवक जो होते हैं, इसमें यूकैरियोटिक जीव आ जाते हैं, और जो हम क्या होते हैं, परपोषित होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रोपस होते हैं, परपोषित जीवधारी होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। परपोषी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होना, वो क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो ये पोषण अवशोषण के द्वारा भी करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के द्वारा भी पोषण करते हैं। ये परजीवी होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, और जो इनकी इंपॉर्टेंट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो बनी होती है काइटिन की। कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो बनी होती है काइटिन की, जबकि जो प्लांट है, प्लांट में जो कोशिका भित्ति पाई जाएगी वो बनी होगी, इसमें बनी होगी सेलुलोज की, सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होगी। और कवक में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। अंतिम में हम इनका जो अंतिम इन्होंने वर्गीकरण किया था एनिमल को, जंतुओं को, उसको समझ लेते हैं, वो क्या है। देखिए, सभी जो हमारे पास मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जो हमारे पास जीव होते हैं ये जंतु समभोजी होते हैं, मतलब होलोजोइक जीव होते हैं। इसमें यूकैरियोटिक भी आते हैं और ये क्या होते हैं, कंज्यूमर जीव होते हैं, उपभोक्ता जीव होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि डिपेंड होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, इन्हें हम मेटाजोआ भी कहते हैं। एक एक की पॉइंट को समझ, एक एक की पॉइंट को इसको लिखते हुए भी चलिए। ठीक है, इसलिए लिखते हुए चलिए क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जंतुओं को हम क्या बोलते हैं, मेटाजोआ भी बोलते हैं। इनके जो एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रा हो गया आपके पास, जेलीफिश हो गया, कृमि हो गया, सितारा हो गया, मछली हो गया, यह सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये जो सारे के सारे हमारे पास जीव आते हैं वो किस में आ जाते हैं, एनिमल में आ जाते हैं। देखिए एक चीज और, इनके जो वर्गीकरण का जो आधार है वो जाति है, जाति के बेस पर इन्होंने वर्गीकरण किया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि विटेकर की 5 जगत जो प्रणाली है ये किस पर आधारित है, तो यह जो है स्पीसीज या जाति पर आधारित वर्गीकरण है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं यहां पर द्विनाम पद्धति को, और द्विनाम पद्धति जो दी थी वो किसने दी थी, वो दी थी कैरोलस लिनियस ने।
ठीक है, कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, द्विनाम पद्धति दी थी। कब दी थी, 1753 ईस्वी में दिया था द्विनाम पद्धति को। देखिए द्विनाम पद्धति है क्या, द्विनाम पद्धति में क्या होता है, इसमें दो नाम होते हैं, ठीक है, दो नाम होते हैं। कैरोलस लिनियस ने तो बोला था कि भाई साहब 3 नाम रखो, तुम 2 नाम क्यों बोल रहे हैं, मतलब कैरोलस लिनियस ने जो कहा था 3 नाम दिए थे, लेकिन यहां पर 2 नाम होते हैं। पहला जो नाम होगा किसी भी, इनका कहना था कि कोई भी जाति अगर है उसके 2 नाम है, पहला जो नाम जो डिफाइन करेगा वो उसके वंश को डिफाइन करेगा, और दूसरा जो नाम डिफाइन करेगा वो उसकी जाति या स्पीसीज को डिफाइन करेगा, ठीक है। और तीसरा जो नाम होगा, जो तीसरा नाम है वो उस वैज्ञानिक का नाम होगा, लेकिन सामान्यतः तो हम वंश और जाति का ही नाम यहां पर डिफाइन करते हैं। जैसे यहां पर जैसे जो पहला नाम होगा वो उसकी जाति का नाम, जीनस का नाम होगा, वंश का नाम होगा, और जो दूसरा नाम होगा वो उसकी स्पीसीज का नाम होगा, उसकी जाति का नाम होगा, और तीसरा जो नाम होगा उस साइंटिस्ट का नाम होगा, ठीक है। सामान्यतः हम इसको लेते नहीं है, ठीक है, सामान्यतः हम इसको लेते नहीं है, ठीक है, हम इसको लेते नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर कि जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल के लिए आ गया यहां पर द्विनाम पद्धति में, जैसे सपोज दैट के लिए आ गया, जैसे यहां पर होमोसेपियंस है, इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं, होमोसेपियंस है, तो होमो जो है, इसका स्टार्टिंग का जो होमो है ये इसके वंश को डिफाइन करेगा। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो होमो जो यहां पर डिफाइन करेगा इसके वंश को डिफाइन करेगा, और जो यहां पर सेपियंस है ये डिफाइन करेगा इसकी जाति को। इसी प्रकार से राणा टिग्रीना है, तो राणा क्या है, राणा वंश है, जीनस है, और टिग्रीना क्या है, उसकी स्पीसीज है, जाति है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो हमने यहां पर और भी वैज्ञानिक नाम यहां पर लिखे हैं, जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, मक्खी हो गया, इनके वैज्ञानिक नाम जैसे आम मैंजीफेरा इंडिका, इसी प्रकार से और भी हैं, ठीक है। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो यहां पर सिलेक्टेड हमने लिए हैं, इनके स्क्रीनशॉट लेके आप इनको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जो हमारे पास आती हैं और जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ दी पूछी जाती है, आपने काफी एग्जाम में देखी होंगी, जैसे एपीकल्चर भी पूछा जाता है, ठीक है, सेरीकल्चर पूछा जाता है, यहाँ पे पोमोलॉजी भी पूछा गया था, या ऑर्निथोलॉजी भी पूछा गया था, ठीक है, एंटोमोलॉजी भी पूछा गया था। तो ये काफी एग्जाम में यहाँ से बहुत काफी बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो एपीकल्चर जो होगा वो मधुमक्खियों का पालन होगा, या मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन जो करते हैं वो कहलाता है एपीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर जो होगा वो रेशम के कीटों का पालन का अध्ययन करने के लिए होता है, ठीक है। इसी प्रकार से पिसीकल्चर जो होगा वो मछलियों के पालन, मत्स्य पालन का अध्ययन करेंगे, तो मछलियों का अध्ययन करने के लिए होता है, ठीक है, मछलियों के पालन का अध्ययन करने के लिए। इसी प्रकार से माइकोलॉजी जो होगा वो क्या करेगा, कवकों का अध्ययन करेगा, फंगी का अध्ययन करेगा। इसके बाद आएगा फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन करने के लिए होता है, ठीक है, एल्गी का अध्ययन करने के लिए फाइकोलॉजी। इसी प्रकार से एंथोलॉजी क्या करेगा, पुष्पों का अध्ययन करेंगे, फ्लावर का जिसमें हम अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पोमोलॉजी कहलाएगा, नहीं सॉरी एंथोलॉजी कहलाएगा। पोमोलॉजी में क्या होता है, फलों का अध्ययन करते हैं हम, फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं हम, किसमें, पोमोलॉजी में। इसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ये पूछे भी गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इक्थियोलॉजी में हम क्या करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखेंगे, इक्थियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, जबकि पिसीकल्चर में हम क्या करते हैं, मत्स्य पालन या मछलियों के पालन का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, या जो पिसीज होंगी उनके पालन का हम यहां पर अध्ययन करते हैं। इसी के बाद आ जाता है हमारे पास एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, एंटोमोलॉजी में क्या किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है डेंड्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है आपके पास ऑफियोलॉजी में क्या होता है, सर्पों का अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपके पास सोरोलॉजी में क्या होता है, छिपकलियों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, छिपकली जो भी होंगी उनका अध्ययन किया जाएगा। फिर आएगा आपके पास यहां पर सिल्वीकल्चर में क्या होगा, काष्ठी जो पेड़ होंगे, मतलब जो वुडी, जो हमारे पास वुडी ट्रीज होंगे जिनमें लकड़ियां जहां से प्राप्त होते, काष्ठ मतलब लकड़ी जिनसे प्राप्त है, उनके संवर्धन के लिए जो उसके संवर्धन को हम क्या कहते हैं, उसके संवर्धन को हम कहते हैं सिल्वीकल्चर,
ठीक है, जो काष्ठी पेड़ होंगे उनके संवर्धन को, मतलब जो वुडी वुडी जो हमारे पास ट्रीज होंगे उनको संवर्धित करना, कंजर्व करना, उसको बोलते हैं हम सिल्वीकल्चर। फिर आता है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर तो उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं हम उद्यान विज्ञान को, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर बोलते हैं हम फूलों की खेती करना, ध्यान रखेंगे, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ठीक है। और यहां पर पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, ये भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, इनको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कोशिका विज्ञान पे। कोशिका विज्ञान, ठीक है, कोशिका विज्ञान को समझने से पहले थोड़ा सा कोशिका के घटकों को समझ लेते हैं कि एक कोशिका होती है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, 3 भागों में यहां पर विभाजित कर देते हैं, ठीक है। पहला कोशिका भित्ति, दूसरा जीव द्रव्य, तीसरा केंद्रक। मतलब कोशिका में पाए जाने वाले जो घटक होंगे उनको हमने 3 भागों में यहां पर विभाजित कर दिया। पहला हमारे पास क्या आ गया, कोशिका भित्ति आ गई, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, जीव द्रव्य आ गया, तीसरा हमारे पास क्या आ गया, केंद्रक आ गया। देखिए जो हमारे पास सेल होती है, जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, उसमें क्या पाया जाएगा, इसके स्थान पर पाया जाएगा कोशिका झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है। देखिए यहां पर हमने सामान्यतः एक कोशिका को लिया है, तो उसके घटक में कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और केंद्रक, ये 3 चीजें पाई गई। अब जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन से, उसको फिर 2 भागों में विभाजित किया गया। एक कोशिकांग में, मतलब कोशिका में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स, और एक हमने विभक्त किया कोशिकीय पदार्थ, कि कोशिका में पाए जाने वाले जो मटीरियल्स होंगे उसमें विभाजित किया। तो कोशिकांग को भी 2 प्रकार से यहां पर विभाजित किया गया है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा 2 प्रकार से यहां पर विभाजित किया गया। पहला हमने जो विभाजित किया वो किया आवरण युक्त, मतलब जिसमें कवर होगा, जो कवर युक्त होगा उसको बोलेंगे हम आवरण युक्त, ठीक है। कवर जिसमें होंगे, जिन कोशिकांगों में कवर होंगे वो आवरण युक्त में आ जाएंगे, और जिसमें कवर नहीं होंगे वो आ जाएंगे हमारे पास आवरण रहित में। कवरलेस जो होंगे वो आवरण रहित में आ जाएंगे। देखिए आवरण युक्त में कौन कौन से आते हैं सामान्यतः, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, गोल्जी बॉडी आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, प्लास्टिडियल लवक आ गया, लाइसोसोम आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, आवरण, जिनके बाहर मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर भी चीजों को डिफाइन करेंगे, है ना। तो आवरण युक्त जो हमारे पास आ जाएंगे ये आ जाएंगे, और आवरण रहित जो होंगे वो होंगे हमारे पास राइबोसोम, ठीक है, साइटोस्केलेटन, फिर सेंट्रियोल्स, ये होंगे हमारे पास आवरण रहित, जिनमें कवर नहीं होगा। अब इसमें जो कोशिकीय पदार्थ होंगे, मतलब ये जो कोशिकीय पदार्थ, एक कोशिका में जो पदार्थ होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक सेकेंड है, हाँ। तो देखिए यहां पर इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझने में आसानी होगी। तो इसमें देखिए कोशिका जो हमारे पास जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य किसे बोलते हैं हम, जो यहां सामान्यतः पाया जाता है, मतलब ये इसमें जो लिक्विड फॉर्म में होगा और इस केंद्रक में जो लिक्विड फॉर्म में होगा उसको ही हम जीव द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपको इमेज में अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि जो यहां पर अब कोशिकीय पदार्थ कौन कौन से होंगे। या तो स्टार्च होगा, स्टार्च क्या होता है, प्लांट में होता है, जो कि स्टार्च के रूप में यहां पर भोजन को संग्रह भी करते हैं। जो प्लांट होते हैं वो भोजन को संग्रह किस रूप में करते हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो या बना भी है, जैसे आलू भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है, तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। और स्टार्च जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है, जबकि जो ह्यूमन होता है या एनिमल्स होते हैं उनमें जो एंड प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लाइकोजन होता है, और प्लांट में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, ग्लूकोज। अब हम देखते हैं यहां पर और क्या क्या पाया जाता है इसमें। तो लिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फिर एंजाइम्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, वर्णक होंगे या वर्णक प्लास्टिड होंगे, ठीक है। इसी के साथ एल्कोइड होंगे, रेजिन होंगे, गोंद होगा, उत्सर्जित पदार्थ होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे, लैक्टेस्टक्स होंगे, टैनिन होंगे, और कुछ आवश्यक जो तेल, जो भी हमारे पास ऑयल्स होंगे वो सारे के सारे इसमें पाए जाएंगे, कोशिकीय पदार्थ में पाए जाएंगे। जो भी जरूरी चीजें होंगी, जो हमारी कोशिकाओं को जरूरी होंगी, वो सारी की सारी चीजें पाई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो किस में पाई जाएंगी, ठीक है, तो ये जीव द्रव्य में ही पाई जाती है। तो जीव द्रव्य में दोनों चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, कोशिकांग भी होंगे और कोशिकीय पदार्थ भी होंगे, ठीक है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कोशिका विज्ञान को, ठीक है, कोशिका विज्ञान को समझ लेते हैं। और इसमें सबसे पहले हम
सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे जीव द्रव्य को। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार बना है कि जीव द्रव्य का नामकरण या जीव द्रव्य नाम किसने दिया था, तो पुरकिंजे ने दिया था। कब दिया था? 1839 को दिया था पुरकिंजे ने नाम, किसको? जीव द्रव्य को। तो प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, पीछे भी मैं थोड़ा सा समझा चुका हूं, यहां पर चीजों को देखिए। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए जो यहां पर मैंने बताया था, सेल के अंदर ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये कहलाएगा आपका साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में होगा, तरल पदार्थ जो होगा, वो कहलाएगा हमारे पास न्यूक्लियस में पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड पदार्थ होगा वो होगा हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में जुड़ते हैं, मतलब इन दोनों के समूह को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के कंबाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? देखिए साइटोप्लाज्म एक जीव द्रव्य होता है, ठीक है, जीव द्रव्य होता है कि जो वहां पर लिक्विड फॉर्म में है। कहां पर? केंद्रक से, देखिए यहां पर दिख रहा होगा आपको, केंद्रक से, इस केंद्रक से, और ये जो सेल है, पूरी सेल है, यहां तक जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो साइटोप्लाज्म होगा, वो कोशिका द्रव्य होगा। और जो इस केंद्रकी केंद्रक में होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक है, केंद्रक द्रव्य होगा। इन दोनों, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, इन दोनों को हम बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए यहां पर आगे देखिए, ये क्या होता है? तरल होता है, गाढ़ा होता है, रंगहीन होता है, पारभासी होता है, लसलसा होता है, और वजन युक्त यहां पर मटेरियल होता है। इसमें सारी की सारी जैविक क्रियाएं होती है। डेफिनेट सी बात है भैया, लिक्विड फॉर्म चाहे केंद्रक में है, चाहे यहां पर सेल के अंदर है, या सेल के न्यूक्लियस से बाहर है, लेकिन सेल के अंदर है, तो सारी की सारी जैविक क्रियाएं तो इन्हीं में होगी। क्यों होंगी? क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो जैविक जो भी क्रियाएं होंगी वो किस में होंगी? इसी में होंगी, ठीक है। तो सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो इसी में होती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जीवन का भौतिक आधार भी बोलते हैं। जीवन का क्या बोलते हैं? भौतिक आधार भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बना भी है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तो बोला जाता है जीव द्रव्य को या प्रोटोप्लाज्म को। ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जीव द्रव्य का जो शेप होता है, ये जीव द्रव्य जो होता है, इसमें 80% भाग में लगभग में तो जल होता है, ठीक है, और बाकी जो बचता है इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। मतलब 81 इनका जो अनुपात होता है, जल और उनका लगभग अनुपात होता है 81 अनुपात 19 का ये अनुपात बैठता है, ठीक है। मतलब 81% यहां पर जल हो गया, 19% यहां पर क्या हो गया? अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक हो गए, ठीक है। अब देखते हैं जीव द्रव्य जो होता है ये 99% समथिंग अगर है, तो ऑक्सीजन की जो यहां पर मात्रा होगी वो कितना हो जाएगा? 76% यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है। 10.5% कार्बन हो जाएगा, उसके बाद 10% लगभग हाइड्रोजन, और 2.5% हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजन होता है जीव द्रव्य में। तो ध्यान रखेंगे कि जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा, कई बार पूछ लेता है कि जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 76% हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी। कार्बन की मात्रा कितनी होती है जीव द्रव्य में, तो 10.5% हमारे पास क्या हो जाएगी, या आप राउंड फिगर लगा के 11% भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 10% यहां पर हाइड्रोजन की मात्रा होती है जीव द्रव्य में। नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, तो 2.5% यहां पर नाइट्रोजन की मात्रा होती है किसी जीव द्रव्य में, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आएंगी, जीव द्रव्य भी आपको समझ में आया होगा कि जीव द्रव्य कहां होता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं यहां पर कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। तो देखिए कोशिका को आप बहुत समय पहले से यहां पर पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है, मतलब शरीर की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो कहलाता है हमारे पास क्या? सेल कहलाता है, कोशिका कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है कि कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी अगर शरीर है, वो छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है।
जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमने अपनी उंगली, अगर उंगली भी हमारी है तो उस उंगली में पता नहीं लाखों कितनी कोशिकाएं होंगी जिनके समूह से उस उंगली का विकास हुआ है। अगर हम बात करें किसी प्लांट को, अगर हम ले लेते हैं और प्लांट की अगर हम पत्ती भी ले लेते हैं और पत्ती का एक छोटा सा पार्ट भी ले लेते हैं तो उसमें भी न जाने कितनी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर वो पत्ती का भी निर्माण हुआ है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोशिका को शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं हम किसको, कोशिका को। ठीक है, तो देखिए कोशिका को सबसे पहले जो देखा था, जीवित कोशिका को, जीवित कोशिका को जो सबसे पहले देखा था वो देखा था एंटोइन लियोनहॉक ने सबसे पहले क्या देखा था, जीवित कोशिका को देखा था। क्वेश्चन बना है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने वाले व्यक्ति या देखने वाला इस जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो किसने की थी, लियोनहॉक ने की थी। हमने हमेशा से पढ़ा है कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। हां, अगर आपके पास सामान्यतः क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन अगर क्वेश्चन बना कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो किसने की थी, लियोनहॉक ने की थी। देखिए ये बात है कब की, ये बात है देखिए 1665 की, ये बात है 1665 की, जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क में, ठीक है, कॉर्क में क्या किया था, कॉर्क क्या होता है, बोतल के ढक्कन के ऊपर लकड़ी का बना हुआ होता था। अभी तो हमारे पास ढक्कन आ जाते हैं, लेकिन पहले ये आपने देखा होगा लेबोरेटरी में अभी भी वो ढक्कन यूज होते हैं। तो कॉर्क का ढक्कन रखा था, कॉर्क एक लकड़ी का बना हुआ होता है। उन्होंने क्या किया, उस कॉर्क के छोटे छोटे पीसेस किए, और जब पीसेस किए तो उसको माइक्रोस्कोप में देखा और उनको क्या दिखा, एक हनी बी जैसे स्ट्रक्चर उसमें दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर उसमें थे, इस प्रकार से उसमें स्ट्रक्चर थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इन्होंने ये स्ट्रक्चर देखा, इसलिए हम बोलते हैं कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। हो गया, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखिए यहां से एक और की पॉइंट निकालते हुए आगे बढ़िए। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग कब किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ठीक है, सबसे जो छोटी कोशिका है, सबसे जो छोटी कोशिका है वो कौन सी है, माइकोप्लाज्म है। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑस्ट्रिच एग जो हो जाता है वो सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है, बड़े बड़े अंडे हो जाते हैं। है तो एक ही सेल, ठीक है तो सिंगल सेल, एग में क्या है, सिंगल सेल होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका हम बोलेंगे वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, और सबसे छोटी जो कोशिका हो जाती है वो हो जाती है माइकोप्लाज्म। ठीक है, आगे हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लीडेन एंड स्वान ने। स्लीडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, और ये जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत नई कोशिकाओं के निर्माण कैसे होता है इसको बताने में असमर्थ रहा था। इसको बता नहीं पाया था कि भाई अगर ठीक है कोशिका सिद्धांत दिया कि कोशिका ये होती है, ऐसी होती है, तो ये बताइए कि नई कोशिका कैसे बनती है। तो इस सिद्धांत को बताने में ये अक्षम था। तो उसके बाद विर्चोव आए। विर्चोव ने क्या किया, इन्होंने 1885 में कोशिका के विभाजन को भी स्पष्ट कर दिया कि कोशिका विभाजित किस प्रकार से होती है। आगे हम इसको भी यहां पर डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कोशिका के औसत संगठन की। अगर हम बात कर रहे हैं कोशिका के औसत संगठन की बात करें तो यहां पर देखिए जो जल की मात्रा होती है कितनी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे तो कोशिका का औसत जो संगठन होता है इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, 70 to 90% तो सेल में क्या होता है, जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। 10 से 15% हमारे पास 10 से 15% हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। 3% समथिंग हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 2% लगभग हमारे पास क्या हो जाता है, यहां पर लिपिड हो जाता है। ठीक है, 5 से 7% यहां पर लगभग हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूक्लिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, और 1% हमारे पास क्या हो जाता है, आयंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास औसत संगठन है किसी भी
कोशिका का। अब आप सोच रहे होंगे यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग कितनी होती है। एग्जैक्ट तो पूछेंगे नहीं, लगभग कितनी होती है, तो 70 to 90%। या एक कोशिका में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 10 से 15%। ठीक है, इस प्रकार से याद भी करेंगे इनको, इसलिए मैंने अलग अलग करके नोट्स एंड नोट्स टाइप में आपको दिए हैं ताकि आप चीजों को समझ भी जाएं और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट लगभग होता है, तो 3% लगभग। फिर पूछा जाए कि अगर कोशिका में लिपिड जो होता है या वसा जो होता है वो कितने परसेंट समथिंग होता है, तो लगभग कितने परसेंट होता है, तो 2% होता है। तो इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल कितने परसेंट होता है, तो 5 से 7% होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्यों 5 से 7% है, क्योंकि जो हमारे पास डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो भी तो कोशिका में ही होते हैं। ठीक है, वो कोशिका में होते हैं, इसलिए 5 से 7% हमारे पास न्यूक्लिक एसिड भी हो जाएंगे, आयन भी हो जाएंगे फिर इसमें। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स भी हो जाएंगे, आयरन भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर सेल थ्योरी क्या थी, कोशिका जो इन्होंने सिद्धांत दिया था क्या था। इन्होंने बोला था कि जो सभी जीव होते हैं वो किसी सेल या सेल प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। ठीक है, पहला क्या बोला इन्होंने कि कोई भी जीव अगर है, कोई भी सजीव है, वो या तो कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ये कोशिका जैसी संरचना से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा यहां पर कंसेप्ट क्या दिया कि जो हमारे पास पेरेंटल सेल है, जो सभी जीव है वो पेरेंटल सेल से बनती है, मतलब पैतृक जो उनकी कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती हैं। तीसरा इन्होंने बोला कि जो हमारे पास सेल फॉर्मेशन होता है, जो कोशिका का निर्माण होता है, उसमें मुख्य रोल न्यूक्लियस निभाता है। ये कौन निभाता है, केंद्रक निभाता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो हम यहां पर समझे और अच्छे से समझे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ये सारे के सारे जो की पॉइंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस किस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो सभी परीक्षाओं के लिए, जहां जनरल साइंस भी पूछी जाती है उन परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन का एक लेवल माइंडसेट आप अपने दिमाग में पहले माइंडसेट तैयार कीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से उन चीजों को पढ़िए। क्यों नहीं होगा, हर एक चीज इजी हो सकती है। कुछ चीजें आपको यहां से मिल रही हैं, कुछ कहीं और से मिलेंगी। ठीक है, बुक्स पढ़ते रहिए, बुक से दोस्ती रखेंगे तो चीजें और आसान होती चली जाएंगी। आगे देखते हैं यहां पर सेल के बारे में। तो सेल जो हमारे पास होती हैं, कोशिका जो हमारे पास होती है, दो प्रकार की यहां पर सेल होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। बेसिक जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, वो क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक हमारे पास सेल है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिससे इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन नहीं बनता है। देखेंगे आगे इनको क्या क्या होती है। ठीक है, पहले इनको समझिए। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसमें कि इसमें क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। इसमें क्या होता है, केवल डीएनए होता है जो गुणसूत्र के रूप में सेल में ऐसे ओपनली बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। मतलब ये कोई सेल हमारे पास है, अगर इसमें हमारे पास डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, तो ये सेल में ऐसे ही बिखरा रहेगा। इसके बाहर क्या होंगी, सेल नहीं होंगी, इसके बाहर केंद्रक नहीं होगा, यहां पर केंद्रक नहीं होगा, लेकिन यहां पर एक रीजन पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियाई जिसको हम बोलते हैं, एक रीजन पाया जाएगा। एक यहां पर केंद्रक नहीं होगा, लेकिन ऐसे पॉइंटेड में रहेगा, जहां पर जो हमारा डीएनए बिखरा हुआ होगा उसके बाहर चारों तरफ एक पॉइंटेड में चीजें होंगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, बना भी हुआ है कि जो हमारे पास और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें डीएनए अगर बिखरा हुआ पड़ा होता है तो उसके चारों ओर के रीजन को क्या बोलते हैं, उसके चारों ओर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, जिससे क्रोमेटिन नहीं बनेंगे। क्रोमेटिन नहीं बनेंगे तो यहां पर क्या हो गया, क्रोमेटिन नहीं बने तो यहां पर क्रोमेटिन मतलब जो इसको जोड़ने का कार्य करेंगे। इस प्रकार से जो डीएनए अगर बिखरा हुआ पड़ा है, एक संरचना इस प्रकार से बिखरी हुई पड़ी है, तो ये इसी प्रकार से बिखरी हुई पड़ी रहेगी। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं जो यूकैरियोटिक हमारे पास सेल आएगी, इसमें क्या होगा, सुस्पष्ट केंद्रक होगा। मतलब केंद्रक क्या होगा, वेल डेवलप्ड केंद्रक यहां पर होगा। ठीक है, और केंद्रक के अंदर संरचनाएं होंगी, डीएनए उसके अंदर होगा, इस प्रकार से यहां पर होगा। मतलब जो ये सेल होगी हमारे पास, उसके बीच में केंद्रक होगा, इसके अंदर डीएनए होगा। ऐसे यूकैरियोटिक सेल की तरह नहीं होगा कि उसी सेल में इस प्रकार से केंद्रक बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें डीएनए होगा और हिस्टोन भी पाया जाएगा, डीएनए भी पाया जाएगा, हिस्टोन भी पाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें केंद्रिका भी पाई जाती है। केंद्रिका कहां होती है, केंद्रक के भी अंदर होती है, उसको बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है,
थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं अब, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है, ठीक है। और जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति, अगर इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तो वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें प्लांट सेल है तो उनमें कोशिका भित्ति होगी, लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल है तो उनमें कोशिका भित्ति तो नहीं होंगी, लेकिन वो यूकैरियोटिक जीव तो होंगे। तो इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई नहीं उसमें भी पाई जाएगी, नहीं। तो हम बोलेंगे कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है उन जीवों में जिनमें पाई जाती है। आगे देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस या केंद्रिका हो गया, न्यूक्लियोस या केंद्रिका हो गया, और सेंट्रियोल्स हो गया। और जो लिंग प्रजनन होता है ये भी नहीं पाया जाता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या क्या नहीं पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, ठीक है। क्या क्या नहीं पाया जाएगा? यहां से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, गोल्जी बॉडीज नहीं पाई जाएंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाएंगे, लाइसोसोम भी नहीं पाए जाएंगे, न्यूक्लियोस भी नहीं पाए जाएंगे, केंद्रिका भी नहीं पाई जाएगी, सेंट्रियोल्स भी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और जो लिंग प्रजनन है वो भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब भी ये होता है अविकसित भी होता है, ठीक है। प्रो जो अविकसित हमारे पास कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी? प्रोकैरियोटिक सेल होंगी। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में साहब, यूकैरियोटिक सेल में सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, गोल्जी बॉडीज भी होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होंगी, लाइसोसोम्स भी होंगे, न्यूक्लियोस भी होंगे, सेंट्रियोल्स भी होंगे, और लिंगी प्रजनन भी होंगे, ठीक है। ये हो सकते हैं। अगला हम यहां पर क्या देखेंगे? अगला देखेंगे यहां पर जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक जो हमारे पास सेल होंगी, तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S यहां पर राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? 80S राइबोसोम होता है। एस यहां पर इसकी संरचना को डिफाइन करता है, मतलब एस क्या करता है? एस इसके बारे में बताने का कोशिश करता है, ठीक है। मतलब कि मतलब उसकी डेंसिटी को बताता है कि राइबोसोम की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो 70S जो हमारे पास यहां पर राइबोसोम्स होंगे वो किस में होंगे? वो होंगे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में। और जो 80S जो हमारे पास राइबोसोम्स होंगे वो किस में होंगे? वो होंगे हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास कशाभिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। फ्लैजिलम भी पाए जाते हैं, जो कि एक सिंगल फ्लैजिलम भी इसमें होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है इसमें कशाभिकाएं भी पाई जाती है, काफी कशाभिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब 11 तंतु यहां पर लिखे हैं। आगे देखते हैं, श्वसन रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? एक प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक है इसमें जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, लिंगी प्रजनन होता है इसमें। क्वेश्चन बना है और बन भी सकते हैं आगे, क्योंकि देखिए काफी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और काफी क्वेश्चन क्या होते हैं? नए इन टॉपिकों से भी निकल कर आते हैं। तो आ सकता है कि भाई कोशिका का श्वसन किस में होता है, ठीक है। ये कोशिका का श्वसन किस में होता है? तो आपको ऑप्शन दे दिए माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, या आपको दे दिया कोई भी एक और ऑप्शन दे दिया आपको, जैसे गोल्जी बॉडी। 4 ऑप्शन आपको दे दिए, बोला कि कोशिका में श्वसन कहां होता है? तो कोशिका में श्वसन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे हम यहां पर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो थैलेकॉइड में होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया थैलेकॉइड में होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। इस प्रकार से हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के थ्रू यहां पर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। और यूकैरियोटिक सेल में जो कोशिका विभाजन होता है वो क्या होता है? अर्धसूत्री होता है या समसूत्री विभाजन होता है। इन दोनों को भी हम आगे यहां पर आज कवर करने वाले हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन भी क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे, कोई चीजों में दिक्कत नहीं आई होंगी। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है तो जरूर अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, या यहाँ पर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है हेल्प, उसकी मेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट करने। या आपका हमारे यहाँ पर लिंक भी है वहां पर टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है।